Well, I welcome everyone to this almost 50th session of Read with a Teacher. In 3 years, it has been a very, very interesting journey, and I say now that in educational literature, I think there is no any other parallel programs which has put together readers and book from across the genres, particularly in educational literature, for the teachers, students, and other stakeholders to engage with it. So on this very special occasion, we have with us fantastic readers and a fantastic book, uh, What is Worth Teaching? And to discuss it, in fact, we have Sheetal. She's a principal at one of the Delhi government school, and two of her colleagues, Himani and Poonam. We also have friends from across the country, and we particularly welcome Manju Balasubramaniam, principal, DPS North, Bangalore, and friends from across the country. I also welcome friends who are here and who will be joining it and seeing it later at different platforms. So, in the very beginning, I generally ask a question. In fact, it's a very interesting thing for us today that the book which we are discussing, um, What is Worth Teaching, and the person who wrote, in fact, the person who is the champion of educational literature in India, Professor Krishna Kumar, who was teaching at CIE. तो चंदन जी, जैसे आप कह रहे थे कि आप दो स्टूडेंट्स उनके, शीतल और आप, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आई ऑलवेज बिलीव कि हमारे इस प्रोग्राम में जो भी लोग हमारे साथ किताब पढ़ने के लिए आते हैं, they have a journey of reading. It doesn't happen कि all of a sudden you come a day and you start reading. And I feel it very fascinating कि how somebody who is teacher for, let's say, 5 year, 10 year, 15 year, and they are still reading. It's fascinating, unfortunately for me, right? तो मैं ये जर्नी थोड़ा थोड़ा सा आप सबसे जानना चाहूंगा। तो शीतल, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे आप, आई मीन 10 years से ज्यादा का आपका भी जर्नी है इस फील्ड में, आप अभी तक पढ़ती लिखती रह पा रही हैं। अब तो और चैलेंजिंग होता होगा, perhaps, right? And this, very briefly, I would also like to know from Poonam and Himani, and then we'll come to the book. Yeah. Some of you are saying, am I audible? Sheetal, unmute कर you लीजिए are अपना। not. हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। Yes, ma'am. अब आ रहे हैं. ओके, गुड इवनिंग। आपने जो कहा, दो तीन चीजें एक साथ मुझे समझ आई जो आपने अभी मुद्दा उठाया, कि एक तो जो चंदन जी ने कहा कि कृष्ण कुमार के स्टूडेंट होना और फिर उनकी ही किताब को चुनने के पीछे क्या कारण है। तो पहला सवाल ये था। तो इसके पीछे कारण ये है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं और आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अगर मैं अपने स्कूल का भी एग्जांपल लूं, तो भी आप सबसे प्रभावित नहीं होते। आप उनसे प्रभावित होते हैं जो अपने प्रोफेशन को पैशन की तरह प्यार करते हैं, और जो बच्चों के साथ उतने ही एंगेज होते हैं जितने बच्चे को होना चाहिए या वो बच्चे को चाहते हैं। तो जब हम पीआई में थे तो हमने देखा कि एक व्यक्ति जो हमारे कृष्ण कुमार सर हैं, उनके पढ़ाने के स्टाइल के साथ साथ, क्योंकि टीचिंग सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसमें रिसर्च वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो रिसर्च वर्क था कि हमेशा उन चीजों पे प्रश्न चिन्ह लगाना। उनकी पूरी बुक यही कहना चाहती है कि प्रश्न करना हम सीखें, हम अपने बच्चों को प्रश्न करना सिखा सकें। तो सबसे पहले वो खुद प्रश्न लगाते हैं। तो ये चीज हमें बहुत प्रभावित करती है कि हर चीज को, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो हिस्ट्री का लिखने का तरीका हो, उन्होंने सब चीज पे पहले प्रश्न चिन्ह लगाया कि उसको कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, कैसे स्कूली सिस्टम क्वेश्चन लगा रहा है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कहा कि रीडिंग एक चैलेंज है प्रिंसिपलशिप के साथ। तो वाकई एक चैलेंज है, लेकिन पिछली बार जब हमने यही वाला प्रोग्राम स्टूडेंट के साथ किया था तो मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो आपने कहा था कि दौड़ने के लिए सबसे पहले शूज ही पहन लो। तो जो छोटे छोटे स्टेप है कि मैं टारगेट रखता हूँ कि मैं 50 पेज पढ़ूं, मे बी मैं 60 भी पढ़ लूं, 100 भी पढ़ लूं, लेकिन कम से कम 10 पेज डेली पढ़ूं। तो हम तीनों ने भी ये कोशिश की है कि हम अगर रोज भी थोड़ा 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 पढ़ेंगे, तो जिस तरीके से आज आपने हाफ सेंचुरी लगा ली है, इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते सके। तो चैलेंज के साथ साथ कोशिश यही है कि भले ही हम कम पेज पढ़ें,
लेकिन पढ़ते रहे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो पूनम जी एंड हिमानी जी, आई मीन कैसा लगता है जब ऐसे पढ़ने वाला प्रिंसिपल मिल जाता है आपको? डज इट हेल्प इन कंटिन्यूइंग योर टीचिंग अलोंग विथ रीडिंग आल्सो? आई मीन हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस बेसिकली? ये थोड़ा सा अलग सवाल आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये अलग सवाल नहीं है। मैं ये कहूंगी इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर अस, बिकॉज जब तक आपको वो चैलेंज नहीं मिलेगा ना चीजें करने का, तो काम करने में ना मजा नहीं आएगा, चीजें बहुत मंडेन हो जाएंगी। एंड आई थिंक शीतल मैम हैव गिवन अस दैट चैलेंज, शीतल मैम हैव गिवन अस दैट चांस कि पढ़ाने के साथ साथ हाउ कैन यू इम्प्रूव योरसेल्फ। लाइफ हम एज अ टीचर कहीं ना कहीं हम इतना बच्चों को पढ़ाने में खो जाते हैं कि हम खुद भूल जाते हैं कि हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है और पढ़ते रहना है। बिकॉज एज लिटरेचर स्टूडेंट्स हमें पता है कि उसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर मैंने वो जर्नी छोड़ दी तो मैं वो बात, वो जो एक आदत है, दैट हैबिट, मैं शायद बच्चों में इनकलकेट नहीं कर पाऊंगी। तो कुछ आपकी मदद से, कुछ मैम की मदद से वो रीडिंग की जो आदत थी थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर दोबारा आने लगी, जो वो लॉ कहीं पे बुझने लगी थी वो दोबारा इग्नाइट हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट टू रीड अगेन यू फील सो फ्रेश। और जब हम बुक पढ़ेंगे तो इसका एक पॉइंट है जो मैं तभी बोलूंगी, उससे बहुत रेलेवेंट है, जो बुक में भी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है कि नहीं, इम्पोर्टेंस क्या जब होती है स्टोरी सुनिए टेलिंग। पूनम जी, जब जो रेलेवेंट लगे आपको बोल दीजिए, क्योंकि बहुत सारी रेलेवेंट चीजें अदरवाइज छूट जाएगी। क्योंकि ये जो आदत है ना हमारी रीडिंग की, बहुत जरूरी हाँ है। इट इज नॉट जस्ट कि हम एक प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, बट हमें बहुत लर्निंग मिलती है। हर एक पेज के साथ वी लर्न सो मच एंड हम इतना डेवलप होते हैं। और यही आदत थ्रू स्टोरी टेलिंग, जैसे इसमें सर ने, कृष्ण सर ने बहुत अच्छे से बताया व्हाई स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज समथिंग दैट बहुत स्टार्टिंग से, प्राइमरी एजुकेशन से होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग इज समथिंग कि बच्चों को सिर्फ, जैसे इसका एक बहुत अच्छा पहले मैं बोलना चाहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी स्टार्टिंग में थी चैप्टर के, हु इज अ गुड लिसनर, वन हु लिसन्स टू द एंड, राइट? कौन है अच्छा लिसनर? हम जो लास्ट तक सुनते हैं। और हमें ये हैबिट सबसे पहले बच्चों में इनकलकेट करनी है। एंड टू स्टोरी टेलिंग, अगर लेकिन मैं एक अच्छी स्टोरी टेलर कैसे बन सकती हूँ? इफ आई एम अ विविड रीडर, अगर मैं अच्छा रीड कर रही हूँ तो शायद मुझे बहुत अच्छे से बता भी सकती हूँ, राइट? इसमें कृष्ण सर ने जो बोला था ना कि काश ऐसा रूल आ सके कि जो एक टीचर हो वो मास्टर होना चाहिए स्टोरीज का, ही शुड नो बाय हार्ट द स्टोरीज, और वो बच्चों को उसी अच्छे तरीके से बता सके। एंड एज अ लैंग्वेज टीचर वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। इट्स नॉट, बुक में भी है, सर ने भी बोला है, और एज अ लैंग्वेज टीचर वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्टोरी टेलिंग। इट्स जस्ट नॉट like storytelling provides psychologically and educationally many benefits. It enhances the imagination and it helps to visualize the spoken words. हम उस सेक्शन पे आएंगे और फिर आपसे सुनेंगे इसके बारे में। वैसे तभी मैं आपको तभी बता मैं दूं, तभी मैं ये कहना चाह रही थी, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। मुझे एक लाइन ऐड करनी है। हाँ जी जी जी। पूनम ने जब कहा कि हम तीनों ही लिटरेचर के हैं, तो मेरा अभी स्ट्राइक किया कि अच्छा हम तीनों ही लिटरेचर से हैं और पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि हमें पढ़ते रहना चाहिए कुछ किताबों को, फिक्शन, नॉन फिक्शन। हमने ये मान लिया है कि वो लिटरेचर वाले की ड्यूटी है। अच्छा। मुरारी सर लिटरेचर से नहीं है, नहीं हो। और अगर हम ये हैबिट हमारे सारे टीचर्स में आ जाए कि नॉवेल्स पढ़ना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना सिर्फ लिटरेचर वाला करेगा, वो तो कर ही रहा होगा, हालांकि कर वो भी नहीं रहा है। चंदन जी भी लिटरेचर से नहीं है। ही कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ साइंस और मैं आता हूँ सोशल साइंस से। बिल्कुल। तो अगर ये हैबिट सिर्फ लिटरेचर वाले की जिम्मेदारी ना छोड़ी जाए, जैसे हम ये मानते हैं कि भाषा बच्चे को सिखाना सिर्फ लिटरेचर वाले की जिम्मेदारी है, हम वहां भी उतने ही गलत हैं जितने की उस पॉइंट पर। बिल्कुल सही। Fantastic. I can also tell you, Poonam ji, since you were talking about this story,
बीच बीच में हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे हिंदी इंग्लिश को, बिकॉज वी हैव फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ इंडिया and they might not understand Hindi very well at times. So we'll keep it like mixed. So, I mean, as you were presenting your case, Poonam ji, about storytelling, so you appear to be a very good storyteller, जो कृष्ण कुमार कह रहे थे in that context. I Yeah, so try. हिमानी जी, आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी प्रिंसिपल ने दी हुई है कि आपको ना खुद पढ़ते रहना है, बल्कि टीचर्स को भी पढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहना है। आप टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर के रोल में हैं अपने यहाँ। कैसे होता है ये, कैसे आप खुद भी पढ़ती हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करती रहती हैं कि वो भी कुछ पढ़ने लिखने का काम करते रहें, खास करके टीचर्स? सर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, पर सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी फॉर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग 50 एपिसोड्स। उसके बाद वही दोबारा उस पॉइंट पर आना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिटरेचर छोड़े हुए, बट स्टिल टू stay in connect with that phase, to stay in connect with reading has become a quite difficult task for me. You can say a challenge for me. बट मैम Okay. ने जब मैम आई थी तो हमने एक स्टैंड लगाया हुआ है मैम के चेयर के साथ, जहाँ पे वो बुक्स रखते हैं हम जो हमने पढ़ ली हैं या जिनमें हमें इंटरेस्ट है या जो हम पढ़ना चाहते हैं, उनको स्टैक करके वहां पे रखते हैं। एंड दैट Fantastic. वेन एवर आई एंटर दैट रूम, जैसे ही उस स्टैंड को देखती हूँ वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है मेरे लिए कि हाँ Lovely. ये बुक हो गई थी, अब इसको खत्म करना है, अब इसको बढ़ना है। और मुझे लगता है कि बाकी सारे टीचर्स, बाकी सारे मेरे जो कलीग्स हैं, उनको भी कुछ ऐसा लगता होगा कि कोई तो बुक ऐसी होगी जो इनवाइट करती होगी उनको कि मैम ने अपने अगर सीट के साथ रखी हुई है तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ नॉलेजेबल होगा, जो उसे वो पोजीशन वहां मिली है। तो दैट स्टैंड हैज Fantastic. एक्चुअली गिवन मी इंस्पिरेशन कि हाँ पढ़नी है बुक, कंटिन्यूअसली Fantastic. कनेक्ट में रहना इनफैक्ट आज है। हमारे साथ चूंकि प्रिंसिपल भी हैं आपकी जुड़ी हुई, तो आई कैन से कि अब जब कोई टीचर किताब पढ़ के वहां रखने जाए तो शीतल जी आप उन्हें चॉकलेट भी दिया कीजिए, राइट? सो दे गेट फर्दर मोटिवेशन टू रीड। जरूर मैं इसको दैट्स फॉलो रियली करूंगी। Right. Well, so we now it's a very well kind of we can say that breaking the ice for this conversation. हम आते हैं the book which is I feel while reading it. In fact, when I was going through it again, I will say, I feel that even my research is primarily based on the frame that this book proposes. And हम कई लोग we all are who are in the field of education and try to understand the larger frame in which we all operate, कि इंडिया का education system, larger discourse. So I think this is kind of one-stop solution in that sense, which gives you a larger idea how education evolved in India and how it is reaching to our classroom, and also exposes us to the major challenges that we face, in imparting teaching and imparting learning to our students. And the themes that the book has covered, that itself is so amazing. So I quickly go through once all the themes which it has covered, and then I will come to my readers again to pick some of the interesting questions which has been raised in these particular chapters. So what is worth teaching is the first chapter. Then there is origin of textbook culture. Third is implications of a divisive school system. Four is reading in the primary school curriculum. Fifth is storytelling, जिसकी बात अभी पूनम जी कर रही थी, and what is the use. Sixth is growing up as male. ये 7th क्लास के सोशल साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसका एक हिस्सा है. Seventh chapter is secularism, is politics and its politics and pedagogy. And eighth is peace with the past. Very interesting chapter dealing with how we position our history. Ninth is listening to Gandhi. And 10th chapter, जो कि इसके नए वाले एडिशन का हिस्सा है, that talks about quality education, which is a very relevant debate nowadays. So fantastic themes. So we start from the beginning. I mean, what is worth teaching is basically a question जिसका आंसर के लिए रिक्वायर करता है कि हम how do we understand the sociology, the politics of education, वो डिटरमाइन करता है ना? I would like any one of you, चंदन जी, पूनम जी, शीतल जी, हिमानी जी, कि एक टीचर के लिए इस बात की जानकारी कितना अहम होना चाहिए कि what is worth teaching, how it is determined basically.
हम तो मान के चलते हैं कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ आ गया, हम पढ़ा रहे हैं, बट आई मीन ये जानना कि कैसे कोई चीज वर्थ टीचिंग बनता है और कैसे कुछ चीज छूट जाता है और इसके पीछे कितनी इंटरेस्टिंग कहानियां होती है, ये कितना फैसिनेटिंग हो सकता है टीचर के लिए और इनफैक्ट बच्चों के लिए। सर मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। जी जी जी। जब हमने बुक चूज भी नहीं की थी, हम्म तब हम्म से हमने मतलब सोचा था कि ऐसा क्या होता है इन एक्टिविटीज में जो ये इंक्लूड किए हैं पर ये इंक्लूड नहीं किए हैं। ऐसा हम्म क्यों है कि ये सिलेबस में मेंशन्ड है और ये सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। ये टीचर अपने हम्म उससे करवा सकता है। उसके बाद हम्म सर रिसेंटली मैं जुड़ी हूँ अभिषेक प्रोजेक्ट से, जिसमें हम करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं जो हम्म हाई हम्म अचीवर्स के लिए है। हम्म जो एडवांस लर्नर्स होते हैं उनके हम्म लिए हम करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं। हम्म नाउ दैट सेट्स अ पॉइंट कि अब हम्म आप करिकुलम में क्या डालेंगे। अब वही हम्म क्वेश्चन मेरे लिए आ जाता है कि ये एक्टिविटी क्यों मैं इंक्लूड करूं और ये हम्म एक्टिविटी क्यों बाहर रखूं। नाउ द हम्म पॉइंट दैट कृष्ण कुमार सर ने जो ऐड करने की कोशिश की है अपने एसे में, वो ये है कि कभी तो हम हिस्ट्री को चेक करते हैं। अगर हम्म हम हिस्ट्री ऐड करना चाहते हैं देन से फॉर एग्जाम्पल अगर कल्पना चावला वाला चैप्टर है मेरी बुक में, तो हम्म अगर मुझे लगता है कि हिस्ट्री रेलेवेंट है देन आई विल स्टार्ट विद कि भाई हम पीछे के एपीजे अब्दुल कलाम को देखें या बाकी के मिशंस को हम्म देखें जहां से स्टार्टिंग हुई स्पेस मिशंस की। लेकिन हम्म वहीं अगर मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो फिर मैं वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स इंक्लूड करूंगी। हम्म जैसे फॉर एग्जाम्पल से कल्पना चावला वाला चैप्टर ही लेते हैं तो इसरो के जो न्यू मिशन है हम्म वो मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, या फिर मैं एलन मस्क के से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हम्म देना चाहूंगी। सो इट हम्म टोटली डिपेंड्स ऑन हम्म व्हाट यू वांट देम टू बिकम। आप क्या चाहते हैं कि वो क्या बने, उसके ऊपर हम्म डिपेंड करता है दैट व्हाट इज वर्थ टीचिंग। आप हम्म उनको क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मैं उन्हें राइट। हिस्ट्री से रिलेट करना चाहती हूँ तो मैं हिस्ट्री वाले टॉपिक से रिलेट करूंगी। हम्म द नेक्स्ट थिंग दैट ही हैज सेड इन हिज essays कि हम्म uh, बहुत बार ये होता है कि हम पीछे वाली चीजों को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। द करिकुलम शुड इवॉल्व विद द सेटिंग। तो जैसा फैंटास्टिक। कि हमने अभिषेक प्रोजेक्ट में भी अभी यही सोचा कि भाई पिछले वाली जो एक्टिविटीज हैं जो हम नॉर्मल बच्चों को करवाते हैं वो हम हाई अचीवर्स को नहीं करवा सकते। हाई अचीवर्स के लिए उनकी मेंटल एबिलिटी की लेवल की जो एक्टिविटीज हैं वही हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो या हमें भी वेरी उस लेवल पे जाकर सोचना पड़ेगा कि क्या एक्टिविटीज इनके करिकुलम में शामिल की नाइस। जाए। जी सर। या सो आई रिमेम्बर इस किताब में जो अलग अलग चैप्टर है, दिस इज बीइंग यूज्ड in different हाँ। master's programs, as independent reading and all. And there is a very classic example in this chapter itself. चंदन जी, जब मैं बताऊंगा तो शायद आपको याद हो जाए, आ जाए, या आपने भी पढ़ा होगा. That is about legitimizing the knowledge. It's a very deeper process. It's not as easy that we as a teacher or a principal, we select what to be taught. It's basically not in the hand of teachers and principals. So हम्म। a very classic example he uses here is about the name of the month, right? और वो वहाँ पे कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसको नेम ऑफ द मंथ हिंदी में आता है, सावन भादव आश्विन कार्तिक, मुझे आता है, हम्म। लेकिन ये अगर सिर्फ यही आता है और इंग्लिश में नहीं आता रहता है, ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ सम, मतलब मेड जो उसके घर में काम करती है, यही नॉलेज महीने का नाम हिंदी में जानना उसको ये सेंस देता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, राइट? और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जानना ये सेंस देता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ. द नॉलेज इज सेम बट ओनली वन इज इन हिंदी एंड अदर इज इन इंग्लिश. दिस वन एग्जाम्पल, राइट? एंड दैट शोज कि हाउ द नॉलेज इज वैलिडेटेड. कि जनवरी फरवरी जानने वाले का नॉलेज वैलिडेटेड होता है, सावन भादव आश्विन कार्तिक जानने वाले का नॉलेज वैलिडेटेड नहीं है. तो नॉलेज वही है लेकिन एक का पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल वैलिडेशन नहीं है, तो वो उसका सेल्फ जो है वो काफी मतलब कमजोर हो जाता है, वो अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं मानता है. ऑन द अदर हैंड जो इंग्लिश में इसको जानता रहता है, दे फील वेरी एम्पावर्ड एंड दे फील कनेक्टेड कि उसको मतलब दे हैव अ कंट्रोल ऑन द नॉलेज. सो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एग्जांपल आई फाउंड कि कैसे knowledge की politics काम करती है, and there could be several such examples. We all know about it. Chandan, you would like to comment on this? Basically, I was going some text earlier, and Mm-hmm.
there is a motion picture as well on it. And in Okay. that motion picture, the lead actor said, Mhm. English should be considered as something Mhm. in like a medium in which Mhm. anybody is expressing himself or herself. It should Mhm. not be measured as the parameter that how much that person is learning. Is Mhm. simply like, and he added to it, like, Mhm. कि Mhm. टूटी फूटी हिंदी बोलने वाले को तो हम बहुत Mhm. वाली दृष्टि से देखते हैं, लेकिन टूटी Mhm. फूटी अंग्रेजी बोलने वाले को हिकारत की नजर से देखा जाता है। ये उसने Mhm. अपनी मदर टंग के लिए कहा था। बेसिकली Okay. वो, अगर आप ट्रेयर नोवा को सुनेंगे तो ट्रेयर Mhm. नोवा भी इस चीज के बारे में काफी कुछ कहते हैं, अक्सर कहते Mhm. हुए नजर आते हैं। और इन Mhm. दिनों अभी ब्लैक लाइव्स मैटर Mhm. जो है वो एक सोशल ट्रेंड चल रहा है। दुनिया Mhm. भर में कई लोग जो हैं वो इस चीज की वकालत कर रहे हैं कि कैसे Mhm. उनके साथ जो भेदभाव किया गया है उसके बारे Mhm. में छुपाना इज नॉट द सॉल्यूशन, रादर उनके बारे में बताइए तो Mhm. बेहतर रहेगा। और एक छोटी बच्ची के फोटो के साथ एक कोट अक्सर साझा किया जाता है कि अगर ये उस Mhm. अपार्थाइड को सरवाइव कर चुकी है तो Mhm. यकीन मानिए कि आपका बच्चा उसके बारे में पढ़ के भी जिंदा रहेगा या सरवाइव कर पाएगा। कोई ऐसा Yeah. बदलने वाला नहीं है। हम्म, सो इट्स समथिंग एसोसिएटेड विद द दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द लैंग्वेज एज वेल। या फैंटास्टिक। आपने बहुत शानदार एग्जांपल शेयर किया चंदन जी, और मुझे याद आ रहा था जब ये बता रहे थे, हमने अपने इसी प्रोग्राम पे बेल हुक्स की एक किताब पढ़ी थी, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग और द कल्चर ऑफ बिलोंगिंग किताब का नाम था। शी इज अमेरिकन ब्लैक फीमेल राइटर, शी इज नो मोर, बट बहुत सारी उनकी किताबें हैं। आवर फ्रेंड्स कैन लाइक रीड इट व्हेन, आई थिंक जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे, हिमानी जी भी बता रही थी और आप भी, आई वाज आल्सो थिंकिंग इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ हिंदी इंग्लिश का सिर्फ सवाल नहीं है। It is very deeply rooted. It is also a question of whose knowledge is this. सोशियोलॉजी में अक्सर हम्म, पूछा जाता है ना। रिमेम्बर हम लोग इसी प्रोग्राम पे एक किताब हमने और पढ़ी थी, करिकुलम एंड आइडियोलॉजी, माइकल एप्पल की किताब। उसमें ये बहुत सवाल बार बार आता था कि जब हम व्हाट इज वर्थ टीचिंग पे आते हैं, तो जो लोग इसको बहुत गहराई से समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इस कंटेंट का या जो भी चीज हम पढ़ाते हैं उसके पीछे की सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो दे फाइंड आउट कि हुज नॉलेज इज दिस। तो इट कम्स evidently that generally the knowledge possessed by the dominant groups in any society, and that knowledge is presented as the valid knowledge, and the knowledge which is possessed by a not so dominant group, that is generally discarded. So बहुत ही interesting ये वाला chapter है, and I mean it really gives a kind of awe-inspiring kind of things. Oh my God! So this much of layered the curriculum is. हमें तो लगता था कि भाई हम्म, आ गया है, सिलेबस में लिखा हुआ है, एग्जाम में ये आएगा, बस बस पढ़ा देते हैं। बट इसकी इतने लेयर्स हैं, ये मतलब एकदम आंखें खोल देती है, राइट? So I appeal कि जो हमारे साथी हैं, they sometime get a chance to read this chapter, what is worth teaching. We move to the next, which is very much related. जब हम curriculum, what is worth teaching की बात कर रहे हैं, the next is very very phenomenal, and that is textbook culture. जब भी हम teaching learning की बात करते हैं, and in fact this sentence is there in the book only, कि we generally use curriculum, textbook, syllabus as interchangeable, generally, right? So हम्म, and when he Right. talks about कि कैसे dominant knowledge टेक्स्ट बुक के जरिए लेजिटिमेसी को प्राप्त करता है, और एक तरीके से अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करता है कि जो चीज लिख दी गई है टेक्स्ट बुक में, दीज आर लाइक सैक्रोसेंट। टीचर भी कहते हैं कि वही अंडरलाइन करना है, वही नोटबुक में लिखना है, वही आंसर में लिखना है, तभी नंबर आएगा। Yeah. तो हाउ टेक्स्ट बुक कल्चर इज बेसिकली, अगर कुसुम कुमार के इस चैप्टर की बात करें, इज रूइनिंग द curiosity, creativity of teaching and learning in the classroom for both teacher and students. तो इस पे आई वुड लाइक, आप सबने पढ़ा है ऑन टेक्स्ट बुक कल्चर, पूनम जी, शीतल जी, हिमानी जी, इफ यू वुड लाइक टू मेक एनी कमेंट कि कैसे आप इसका मुकाबला करती हैं अपने अपने स्कूल और कॉन्टेक्स्ट में। दो उपाय रहता है, या तो सबमिट कर देना कि ठीक है जो किताब में है हम करवा रहे हैं, एक है कि वी फाइंड सम स्पेस। मुरारी सर, मैं पहले तो ना, मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। ओके। आज का ही मैं चाहूंगी कि आगे पहले हिमानी और पूनम कंटिन्यू करें,
लेकिन मैं आज का ही एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। मैं इंस्टा पे एक बहुत ही काफी फेमस टीचर हैं जो अपने क्लासरूम में बहुत डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और पढ़ाने का फैंटास्टिक। स्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो उसमें वो बच्चों को ऑटोनॉमी देते हैं, बच्चों को ओनरशिप देते हैं और बच्चे कुछ करते हैं, क्योंकि प्राइमरी का बच्चा है तो वो कटिंग करेगा, फिर कुछ लिखेगा, फिर कुछ दिखाएगा। तो बच्चों के लिए कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिर नीचे वही उस परसेप्शन से हम बाहर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि सैक्रोसैंक्ट बना दिया हमने टेक्स्ट बुक को, तो नीचे किसी ने कमेंट लिखा, भाई ये सब तो ठीक है, पढ़ाते कब हो? क्योंकि क्योंकि हमने मान लिया है कि पढ़ाना मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाना किताबें है होती हैं, बिल्कुल सही और कहा। किताबें ही है, किताबों से बाहर कोई दुनिया नहीं है। और जब नहीं आपने है। कोई एक्टिविटी कराई तो वो जस्ट महज एक एक्टिविटी है, वो अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोगों को समझाना, जो कि टीचिंग से बाहर के, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। पहले टीचर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्टिविटी कोई एक अलग चीज नहीं है, या जो आप टेक्स्ट बुक के बाहर उस बच्चे को बाहरी समाज से जोड़ते हैं स्कूल की चार दीवारी के भीतर, वो दोनों एक ही चीजें हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं हम। तो उस कमेंट से मुझे लगा कि मैं पहले वो कमेंट आपको बताऊं, क्योंकि उसको पढ़ते ही सुबह मुझे बहुत जोर की हंसी आई कि अभी हम कितना चीजों को एकदम डिवाइड करके बैठे हैं। मैं चाहूंगी अब पूनम या हिमानी कोई ऐड आई करे। नहीं शीतल, आई थिंक आपको टीचर का नाम भी बताना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टीचर तो फेमस होते हैं। देयर नेम मस्ट बी टेकन। उनको इंग्लिश वाले सर के नाम से जानते हैं, नाम शायद शिव शर्मा ओके, या वेरी शिव वेरी कुमार। शिव कुमार शिव या कुमार। ही इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क, वो शिव काफी कुमार अच्छा काम वत्स। कर रहे हैं। यस यस यस। तो जिसको भी Recently मौका he मिले was उनके, recognized also या उनके by काम को Sir. जरूर देखना चाहिए। ही इज ब्रिंगिंग हिज पेडागोजी ऑन सोशल मीडिया फॉर अ लार्जर रीच। काफी इंस्पायरिंग रहता है, मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ उनको। और या उन्हें जोश जोश टॉक पे भी बुलाया गया, लेकिन तभी भी लोगों का यही कहना है कि ये सब जो कटिंग वटिंग चल रहा है, इसके अलावा पढ़ाते वढ़ाते तो है नहीं, ये सिर्फ शो पढ़ाते ऑफ है, क्योंकि हम या अभी कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। नहीं, राइट मैं राइट। मैम की इस बात पे ना थोड़ा सा एड ऑन भी करना चाहूंगी। हम्म ये मैम ने एक कमेंट सुना जो स्कूल से बाहर एक इंसान ने शायद कमेंट किया होगा कि पढ़ाते कब हो। हम्म लेकिन ये चीज ना हमारे बच्चों में भी आ गई है कि अगर हम टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड पढ़ा रहे हैं तो हम्म बच्चा खुद क्वेश्चन कर देता है कभी कभी कि हम्म मैम मैम इज दिस गोइंग टू कम इन आवर। आदत डाल दी है कि हम्म टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड कुछ पढ़ रहे हैं ना, इट इज नॉट रेलिवेंट। एंड आई थिंक हम्म हमें इसी चीज को कहीं ना कहीं हम्म शेप देने की अब जरूरत है। टेक्स्ट बुक्स आर इम्पोर्टेंट, वी कैन नॉट yes, डिनाई दैट, बट देर इज हम्म लाइफ बियॉन्ड दैट। लकीर के राइट, फकीर से ज्यादा हमें नए आयाम इनोवेशंस लाने चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली। वेरी इंपॉर्टेंट। आई या जस्ट वांटेड टू आपने ऐड दिस। मुरारी सर, फैंटास्टिक आपने मुझे पता हाँ, नहीं है कि टाइम हमारे पास कितना है, लेकिन मुझे पूनम की बात से अपने क्लासरूम टीचिंग की एक बात याद आ गई कि हम्म मैं एक स्कूल में ट्रांसफर होके जब गई थी, तो उन बच्चों का अपनी क्लास टीचर से बहुत ज्यादा लगाव था, हम्म और मेरे आने से वो क्लास टीचर चली गई थी। तो उन हम्म बच्चों में बड़ा रोष था कि ये जो भी आई है हमें नहीं पढ़ना इससे। हम्म तो शुरुआत में पहले दिन आपको जगह बनानी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। तो पहले दिन मैंने उन्हें थोड़ा समझाया कि आप मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, आपको हम्म अगर मैं नहीं पसंद आऊंगी तो मैं ये सेक्शन छोड़ दूंगी। हम्म फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन बाकी बच्चे जुड़ गए, लेकिन दो चार होते हैं जो नहीं जुड़ना चाहते। तो मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मैम। यस। तो उनमें से एक बच्चे को जैसे ही मैंने या कुछ बाहरी दुनिया से एग्जाम्पल देने की कोशिश की, तो वो खड़ी हुई, उसने कहा कि आप टेक्स्ट बुक तो पढ़ा ही नहीं रही है। जो पूनम ने कहा, आप तो हाँ पता नहीं कहाँ की बातें बता रही हैं, जी आप बिल्कुल। तो उसमें टाइम वेस्ट कर रही हैं, 30 मिनट का तो पीरियड होता है। तो फिर उसको थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा शांत किया गया कि ये अब धीरे धीरे आएगा वहीं पे जो टेक्स्ट बुक कहना चाहती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो जो पूनम ने कहा, ये बहुत मुश्किल है अपने स्टूडेंट्स को बताना, या शिव कुमार सर की तरह अपने कलीग्स को बताना, या बाहर सोसाइटी में बताना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि टेक्स्ट बुक को सब कुछ मानने से बाहर हम कैसे आए। कैसे निकले? यस, फैंटास्टिक। ये बहुत बड़ी बहुत चीज अच्छा सवाल शीतल आपने, पूनम जी आपने भी शेयर किया। मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी, मेरा इनफैक्ट रिसर्च ही इन्हीं बातों पे है कि मैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ाता नहीं था।
बच्चे से लिखवाता था और उन्हीं के लिखवाने से जो कंटेंट होता था उससे सोशल साइंस पढ़ाता था। तो वो मुझे कहते थे कि एग्जाम में इससे कैसे पास होगा, आप ऐसा करो कि सोशल साइंस रहने दो, हिंदी पढ़ा लो। राइट। But we negotiated this space. And what is interesting I found in this book, in particularly in this context, कि जब भी हम किसी आइडियाज को प्रैक्टिस में लाते हैं, जैसे आप सभी लोग ला रहे हैं या टेक्स्ट बुक से बाहर जाते हैं, तो टीचर अगर उसके पीछे के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को समझता है तो वो बहुत क्या कहेंगे, ग्राउंडेड होता है। फिर बच्चे ने जब ये कमेंट किया तो वो हिलेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जो कर रहा है वो बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, एंड इट हैज थ्योरेटिकल बैकअप, इट हैज रिसर्च बैकअप, राइट। तो जैसे मुझे भी बच्चों ने कहा तो उससे मैंने और ज्यादा काम किया। इनफैक्ट मुझे इससे खुशी मिली कि मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में पावर बाउंड्री टूटे और बच्चे मुझ पे सवाल उठा सकें, तो दैट दे वर डूइंग। तो मैं उससे Yes, हिला very नहीं good. था, राइट। तो चूंकि नाउ यू गाइस आर रीडिंग एंड ऑल, तो आपको पता है कृष्ण कुमार गांधी जी ने इस पे कितना पावरफुल कमेंट किया हुआ है इसी किताब में, कि टेक्स्ट बुक ने तो हमारे पढ़ने लिखने की पूरी व्यवस्था को चौपट कर रखा है। वो टीचर पे कमेंट करते हैं कि जो टीचर टेक्स्ट बुक से पढ़ाता है वो कभी भी बेहतर टीचर नहीं हो सकता है। सो पीपल हु आर अवेयर ऑफ द थियोरेटिकल अंडरपिनिंग कि अरे इसके पीछे तो बड़ा रिसर्च है यार, तो उसको अगर बच्चे और पेरेंट्स कह भी रहे हैं ना, दे विल बी एबल टू नेगोशिएट एंड फाइंड द स्पेस, because they know that they are involved in a better practice, which will, lead to a measure kind of innovation, agency that will come to both children and the teacher. एक इंटरेस्टिंग बात इसमें कृष्ण कुमार जी ने और भी कही हुई है, पूनम जी ने भी कहा कि टेक्स्ट बुक जरूरी है, खास करके द काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम वेयर द चिल्ड्रन कम टू आवर स्कूल्स। कई बार टेक्स्ट बुक ही अकेली किताब होती है जो हमारे बच्चों के घरों में होता है, otherwise Exactly, there are no any other exactly. way. In that sense that textbook Resources. carries a lot of value कि यार यार कोई एक तो किताब है, if we do not have textbook तो कोई भी किताब उनके पास नहीं है। वो भी I mean it's really interesting, तो वहां पे but सर वही आ जाता है, टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा हथियार भी हो सकता है दोनों चीजों में, एजुकेशन को बढ़ाने में और घटाने में। एक टीचर के हाथ में है वो उसे किस तरीके से यूज कर सकता है। जैसे आपने कहा, हम सबको पता है हमारे जो स्कूल में बच्चे आते हैं, दे कम फ्रॉम what kind of background. Having a book for them is a biggest resource, and as a language teacher there are times when we use that single book, उसी से हम वर्कशीट भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, क्योंकि बच्चा उससे रिलेट कर पा रहा है। तो हम उसे कितने बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है, ना कि सिर्फ जो लिख दिया गया है उस तरीकों से चलना। कभी कभी हमारा इनोवेशन ही बच्चों को उससे कनेक्ट कर पाता है, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ानी चाहिए। Absolutely. And अगर हम इसको पिछले चैप्टर से which we have just discussed, what is worth teaching, वर्ड यहाँ पे हमने टीचिंग, बात की कि worth teaching, the politics and sociology of selecting the knowledge, उससे अगर हम जोड़ के देखें तो टेक्स्ट बुक कंट्रोल का भी बड़ा जरिया है, मोनोपोलाइज कर देता है कि पूरे देश में, पूरे इलाके में कौन सा नॉलेज वैलिड नॉलेज होगा, दैट द टेक्स्ट बुक कंट्रोल्स। नॉलेज। फैंटास्टिक। या सो ये बहुत ही कमाल का चैप्टर है ये भी, एंड अगेन आई विल विश कि all of us get a chance to read it. Since all themes are so important, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा उन सवालों में if we can just touch upon kind of. The next theme is, सर मैं एक लाइन जोड़ दूं? Okay. yes. अभी आप जैसे पूनम ने कहा कि हमारे पास सिर्फ बुक है, तो बुक एक जरिया है उन बच्चों के पास जो आपने कहा कि लिमिटेड बुक है, कि बस वही एकमात्र बुक है। तो और कई बार हम भी इस तरीके से होते हैं कि हमें भी एक शेप नहीं मिल रही होती है कि पढ़ाना क्या है, तो वो हमें शेप मिल जाती है, लेकिन फिर उन बाउंड्रीज के बियॉन्ड हम क्या पढ़ाएं, वो हमारा टीचिंग स्टाइल या हमारा इनोवेशन होना चाहिए। जैसे जब अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि अगर उनके टीचर ने सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़ाया होता तो वो कभी नहीं समझ पाते वो अग्नि की उड़ान कैसे भर पाते। तो उसमें वो बताते हैं कि समुद्र पे जाकर के पक्षियों की उड़ान उन्होंने दिखाई कि वहां पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो उससे ये चैप्टर के अंदर है, लेकिन उस चैप्टर को बाउंड्रीज के बाहर ले गए एक टीचर, और फिर उन्होंने दिखाया कि अब पक्षी कैसे उड़ान भरता है, और फिर उससे बच्चे को ये दिशा मिली कि अब मैं क्या इस फील्ड में कर सकता हूँ। तो जब हम इस तरीके की बाउंड्रीज को तोड़ेंगे, टेक्स्ट बुक रहे हमारे पास, और जो दूसरा आपने कहा कि हमने एक लिमिट बना दी है कि यही पढ़ाना है। कई बार मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि दिल्ली में सुनामी नहीं आनी है, नहीं आएगी,
तब भी हम बच्चे को बाढ़ की जगह सुनामी पढ़ाएंगे। तो हमने उस लोकल कॉन्टेक्स्ट को बड़ा कम कर दिया है, उसका जो Relevant. परिप्रेक्ष्य है वो बड़ा लिमिटेड कर दिया। कहाँ किस चीज की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah, absolutely. And I think there are friends from across the country too. We should also share कि दिल्ली में काफी इंटरेस्टिंग काम इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। जो हमारे डीबीएसई स्कूल्स हैं, they are not based on textbook, so it's a major experiment. I will say that that's happening in almost 40 of our schools where textbook is not recommended, and the teachers are like co-creating the content to teach in the classroom. So fantastic. Now we are moving a little. I mean, first we saw the larger sociopolitics that determines what to teach. And then what to teach comes the textbook, where there is a problem limiting, our teaching learning to the textbook. Then we come to the school, and again, a major problem that I'll say that the India face, that is called the divisive school system. कि किस तरीके से, we have a kind of as much hierarchy in our schooling as there is in our socio-cultural setups, alag-alag class, caste, religion. And so is a kind of school system, the international school, global school, local school, one kind of, then state school, municipal school, Kendriya Vidyalaya, other kind of, then residential schools. And then schools based on merits, then schools for the general populace. So such divisive, classification, and this, as when you think, मुरारी सर, एक बार आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने सबको म्यूट कर दिया था। Okay, thank you. So when we look at the education for a nation and the kind of society that we imagine to develop as, उसमें मुझे लगता है कि ये जो अलग अलग स्कूल सिस्टम है, इट्स लाइक कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और अलग अलग तरह की गाड़ियों को, कोई बैलगाड़ी से चल रहा है, कोई कार में जा रहा है, कोई प्लेन में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स प्लेन में जाने वाला जल्दी पहुंच जाता है। तो दे आर एबल टू मेंटेन देयर हेजेमनी एंड कंट्रोल बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल स्कूल सिस्टम। तो कैसे, आई मीन, ये एक चैलेंज 60-70s में जब इन मुद्दों पर कृष्ण कुमार भाषण दे रहे थे, तब इन बातों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग इट इन 2020s, ऑलमोस्ट मोर देन 50 years के बाद भी, एंड द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट देयर और इवन एग्रेवेटेड फर्दर, ये और ज्यादा होता जा रहा है। क्या इसका कोई उपाय है क्या, शीतल जी, हिमानी, पूनम, कि हमारे पास इसको कम किया जा सके, एक अल्टरनेटिव वर्ड हो कि कॉमन स्कूल सिस्टम हो सके, या सिर्फ ये ड्रीम लाइक चीजें हैं और रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं? एनी वन ऑफ यू? सर, इस चैप्टर में जो मेन चीज वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स एक काफी आइडियल सी सिचुएशन उन्होंने बना दी है कि जिसमें सारे लोग सभी एक साथ पढ़ सके। पर जो दूसरी चीज वो हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप उस बच्चे को उसके कॉन्टेक्स्ट से ही अलग कर दोगे तो वो कैसे समझ पाएगा कि दिल्ली में सुनामी नहीं आ सकती या दिल्ली में सिर्फ बाढ़ ही है। अगर उसे ये भी नहीं पता होगा कि मेरे आसपास लोग कैसे रह रहे हैं और किस तरीके के बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं, किस तरीके के बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, उसमें क्या अंतर है, तब तक उसे कैसे समझ में आएगा हिमानी, कि कैन यू स्पीक अ लिटिल लॉर्डर? आई थिंक थोड़ी सी कम आ रही है आपकी आवाज। या नहीं, आवाज आ रही है। You just am need I to- audible? Am I Yes, audible yes, to you now? yes, हाँ, very clear now. ओके। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर उस बच्चे को आप उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग कर देंगे और वो सिर्फ उसी स्कूल में पढ़ता जा रहा है कि जहां पर एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसे कैसे समझ में आएगा कि उसकी एजुकेशन का मतलब क्या है, क्या करना है उसे एजुकेट होके। तो द अदर थिंग दैट ही सेड इन दिस दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि अगर किसी बच्चे की स्पीड को समझने की, सीखने की या लर्निंग की स्पीड को अगर आप तेज कर दोगे तो इट विल बिकम मोर मैकेनिक। वो उस क्रिएटिविटी के साथ नहीं सीख पाएगा जिस क्रिएटिविटी के साथ उसे सीखना चाहिए। तो ऑल्सो हाँ,
तो हम यही करते हैं कि जब हम एलीट क्लास के साथ बच्चों को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उस इंक्लूसिव एजुकेशन में ये शामिल होना चाहिए कि बच्चों की स्पीड डिफरेंट होती है, क्रिएटिविटी इंक्लूड करनी चाहिए, जो हम पिछले चैप्टर से भी बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि हर कोई उसी स्पीड पे सीख रहा हो, और अगर वो स्पीड पे सीख रहा है तो जरूरी नहीं है क्रिएटिव उतना ही हो। एब्सोल्युटली। आपने एक बहुत रिलेवेंट इश्यूज की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बट दैट क्वेश्चन स्टिल रिमेन। हम इस पे बाद में भी सवाल लेंगे कि जो डिविजिव स्कूल सिस्टम है, इज देयर एन अल्टरनेट? क्या कॉमन स्कूल सिस्टम हो सकता है या पॉसिबल नहीं है? बट हिमानी, यू ड्रू आवर अटेंशन टू अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जिसको इसमें डील किया गया है। आई in fact, thought a lot about this issue while reading it, and it's about the amount of time required to learn something and the modern schooling, particularly under the heavy pressure to perform, कि everyday outcome, class में गए, बाहर आ गए, अब क्या सीख लिया, the pressure from different mechanism, from the bureaucracy, from the parents. डायरी के So, हिसाब से चल रहा है कि नहीं, yeah, डायरी में yeah, टॉपिक जो मेंशन थे वो खत्म हुए yeah, कि नहीं, yeah. एंड तो हाँ, आप देख, एग्जामिनेशंस फॉर दैट मैटर। या तो देखिए, आपका हमारे पास तो डायरी का एक है एंड काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, बट प्राइवेट स्कूल्स आर इन डीपर क्राइसिस। उनके पास वो पेरेंट का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, कि मतलब बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हाई अचीविंग पेरेंट्स, तो दे वांट कि उनके बच्चे भी फटाफट फटाफट वैसे ही हाई अचीविंग हो, सो बट ऑन द अदर हैंड व्हाट द रिसर्च सजेस्ट दैट फॉर लर्निंग टू टेक्स प्लेस, it requires a larger chunk of time, block periods. It could be of 3 years, it could be of 5 years, it could be of 7 years. But under the pressure from the market, from the parents, the schools are kind of forced to, show learning in quantitative terms. Yes, आपका बच्चा ये सीख गया. They have that, check box and all such things. And what Krishna Kumar is saying is very important, that what we achieved through this mechanical sense of schooling, which is highly outcome driven or achievement driven, that we could produce engineers, bureaucrats, military officers. But when it comes to look for the extraordinary people, the thinkers in economics, in literature, in science, we, a country with 140 crore people, we don't have even like 100 people to count, compared to the smaller countries of Europe and America. That I found like quite fascinating. मतलब वो मेरे लिए बड़ा आई ओपनर था कि हाँ, हम इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स ये सब तो बना लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स, आप नोबेल लॉरिएट्स को देखिए, हम इतने बड़े देश हैं यार, मतलब हर साल 8-10 लोगों को मिलता है, हमारा हर साल एक का भी कम से कम उसमें शेयर नहीं होता है, जबकि पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट हमारा 20%, 25% का शेयर है। एक ट्रेडिशन है नॉलेज का हमारे यहाँ, तो दैट आई फाउंड कि रियली आप देखिए, हमारे लोग क्लेम करते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह जो सीईओज हैं इंडिया के, लेकिन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट खोलने वाले ओनर इंडिया के नहीं है, राइट? पेटेंट्स की बात करते हैं तो बहुत कम हमारे लोग हैं। तो दिस इज लिंक्ड समवेयर दैट परहैप्स आवर एजुकेशन सिस्टम is not allowing the time required for that cognitive development, and that generally happens with the block of learning periods. ब्लॉक से मतलब यहाँ 3 साल मुरारी 5 साल। सर, यहाँ जी पर जी। आपने एक दूसरी किताब के बारे में मुझे याद दिला दिया, दैट इज द डी स्कूलिंग सोसाइटी बाय इवान इलिच। उसमें भी इस चीज का उन्होंने बहुत मतलब कड़ी वकालत की है इस चीज के बारे में। और खास करके जब आप अभी वो इंजीनियर्स की बात कर रहे थे, मैं बगैर नाम लिए हुए कहूंगा कि पिछले दिनों एक महानगर में एक ब्रिज का एक छोटा सा हिस्सा गिर गया था, और उन्होंने ब्रिज की मरम्मत करने की जगह ये तय किया कि पूरी ब्रिज बनाएंगे। 2.5 साल बना वो ब्रिज, इधर से भी बना, इधर से भी बना, वो ब्रिज मैच नहीं कर पाया। कैन यू इमेजिन? 2.5 साल बनाने के बाद उन्हें पता चला कि इधर का जो हिस्सा आ रहा है और इधर का जो हिस्सा आ रहा है वो आपस में मिलेंगे नहीं। And that's the irony of having such so-called educated people with degrees with us. तो ये एक समस्या है। मुरारी सर, आपके एक क्वेश्चन के लिए एक
थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, आपने खुद ही शायद Yes, उसका yes. जवाब दिया. यू आस्क कैन वी हैव अ कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, and then you said that there are high achiever parents who want their kids to be, marked as per the checklist. ये हो गया, ये हो गया. So when we say this, we have variety of people around us, and they expect a lot of things from education system. So having one common schooling is not enhance any system, because we are catering at the end to the larger public. So हर चीज उनके अकॉर्डिंग होती है. लाइक वी से कि हमारी एक क्लास में भी देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंस, राइट, एंड वी हैव टू केटर टू देम, है ना. सिस्टम वहां स्कूल में अभी सिस्टम मैं हूँ, बच्चे मेरे छोटी छोटी स्कूल्स हैं, तो उनको मैं इंडिविजुअली केटर करूंगी. इसलिए एक कॉमन सिस्टम होना शायद, मैं ये नहीं कहूंगी ड्रीम है, थोड़ा मुश्किल है, और कई टाइम हमें ऐसा लगता है कि जरूरी भी नहीं है. हमें बच्चों के, पेरेंट्स के, लोगों के जरूरत के हिसाब से भी चीजें करनी पड़ती हैं, ताकि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक कॉमन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं बना सकते. कॉमन स्कूलिंग इज अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव, हैविंग समथिंग जो सब कुछ केटर कर सके. And वो कहा जाता है ना, Yeah. सबको तो कुछ करना पॉसिबल नहीं है. और जो आपने आउटकम की बात कही थी, जो हमारा जो लास्ट एस्से है, क्वालिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन, वहां पे कृष्ण सर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आउटकम, रिजल्ट, transparency and accountability have become essential part of the discourse of quality of education, but it should not be for the predictable outcomes. एजुकेशन प्रिडिक्टेबल आउटकम्स के लिए नहीं होनी चाहिए. जहां मैंने आउटकम्स दे दिए तो मैंने बच्चे को वहां पे लिमिट कर दिया, एंड वी शुड नॉट बी डूइंग इट. बच्चे को वो जो होते हैं ना, विंग्स देने चाहिए, फैलाने का मौका देना चाहिए. मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस लेसन में से वो सीखेगा हमेशा, वो मेरी थिंकिंग है, बट बच्चा शायद उससे कुछ और सीख रहा है, और उसको वो बोलने का, वो क्वेश्चन करने का हमें मौका देना चाहिए. एंड दैट्स वो होलिस्टिक डेवलपमेंट जब होती है, दैट इज एजुकेशन, दैट इज द गुड क्वालिटी एजुकेशन. और वो किसी भी आयाम में हो सकती है. अगर जैसे कृष्ण सर ने अपनी बुक में भी कहा है कि टीचर के हाथ में बहुत कुछ होता है, तो वो चीजों को बहुत अच्छे से चेंज कर सकता है. एब्सोल्युटली, या उसमें आई मीन जब वो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक उसका कोशिश करते हैं पैरामीटर कि वो टीचर्स की ऑटोनॉमी और बच्चों की एजेंसी कि क्या सीखना है, कब सीखना है, कितना सीखना है, इसकी थोड़ी बहुत फ्रीडम जहाँ बच्चों के पास है और टीचर के पास वो ऑटोनॉमी की क्या सिखाना है, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि थोड़ी क्वालिटी एजुकेशन, इसको क्वालिटी एजुकेशन के पैरामीटर के रूप में देखा जा सकता है. या बट बहुत शुरुआत में या और बहुत खूबसूरत सवाल ही वहां पे उन्होंने उठाया है कि जब हम कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, तो कैन देयर बी एजुकेशन विदाउट क्वालिटी, kind of contradictory the two words are. It's a very fantastic chapter. हाँ, उन्होंने कहा कि क्वालिटी को, इट्स नॉट अ मटेरियल थिंग कि हम एजुकेशन में क्वालिटी को कैसे मेजर करें. सो इट इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस दैट अ स्टूडेंट गेट. या तो बेसिकली क्या होता है, मतलब लाइक वी ऑल आर इन दिस फील्ड एंड वी थिंक from when we look from the lens of teacher and from the perspective of the education, तो हम ये कहते हैं, बट जो लोग इसमें पैसे लगाते हैं, फाइनेंस जैसे ही आता है, गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है या प्राइवेट कैपिटल है, तो पैसा तो चूंकि हमेशा गिनती होती है, दे वांट आउटकम कि हमने इतना पैसा लगाया तो इससे क्या 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 हुआ. तो इट्स अ वेरी क्वेश्चन ऑफ डायलेमा बेसिकली, राइट. तो इकोनॉमिस्ट विल ऑलवेज टॉक इन दिस टर्म्स कि बताओ अचीवमेंट क्या है, आउटकम्स क्या है. दे विल लुक फॉर द नंबर्स, bureaucracy will look for the numbers, but the educationist will continue to challenge it. You cannot ask for the numbers. Learning cannot be, equated to numbers. Yeah. So I think this dilemma is going to continue. Well, we are coming to a bigger question, which this book is also talking about. And look, interestingly, after 50 years, आज भी और आज और ज्यादा बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है. द टीचिंग एंड लर्निंग इन प्राइमरी स्कूल्स, राइट. उस वक्त ये बातचीत कर रहे हैं कि हमने सबको बुला तो लिया स्कूलों में, एंड देन बहुत बच्चे क्लास 2 में ही ड्रॉप आउट हो जाते थे. हमने उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. नाउ वी हैव 100%, इनफैक्ट मोर देन 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन आवर प्राइमरी स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री.
But जी a huge problem that we are still facing, that is that the children who come to school, they spend time in school, but are not able to read grade appropriate text. The NEP says that the number of such children pre-COVID was 5 crore, unimaginable. And if we do not have any government data, but if we assume that the COVID led to a learning loss, this number could have increased to some 7-8 crore now. So the problem which this chapter discusses, which was located, let's say, 50 years ago, that is still in front of us, that now children are in the school, but they are not learning. At least majority of them are not able to read and write and do quantitative things, at grade appropriate level. So that's a huge challenge. Why it happens? Some of the clues he has discussed in this chapter, but it will be really जी interesting to hear from both Poonam and Himani कि क्यों हमारे बच्चे जो स्कूल आते हैं वो सीख नहीं पाते हैं. सर, इस सर ने कृष्ण सर ने बड़ी अच्छी बात बोली। पहला जैसे आपने कहा था, उनको क्वेश्चन करने की भी आदत है और वो चाहते थे कि एवरीबडी शुड आस्क क्वेश्चन. सो ही सेज, डज द प्राइमरी स्कूल प्रोवाइड व्हाट अ ग्रेड 1 child is looking for? He asked this question in the essay, and at the same time he quotes one of the thing. I would like to quote that thing. The Yes, school is a colorless, alienated, stuffy little place from the point of view of a 6-year-old. Any excuse would be good enough to stop going there. तो बेसिकली उसने दोनों चीजें हमें बता दी कि क्या हमारे प्राइमरी स्कूल आर वेल इक्विप्ड, क्योंकि जो छोटा बच्चा स्कूल है, द लिटिल बॉय हु इज कमिंग और गर्ल इज कमिंग टू द स्कूल, उसको इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन नहीं पता है. उसको नहीं पता कि ये जो बिल्डिंग में आई एम एंटरिंग वो मुझे क्या देने वाली है और आगे मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है. बस उसको पता है दैट for 6 hours that kid is locked there. Yeah. उसको वो फीलिंग, उसको जब भी मौका मिलेगा वो निकल जाएगा. और इस चैप्टर में इतना कुछ है बताने के लिए, बिकॉज देयर इज अबाउट ड्रॉपिंग आउट, हाउ ड्रॉपिंग आउट इज ऑल्सो अ वेस्टेज रेट, कि हमारा जो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है बच्चों पे, बहुत कुछ बताया गया. और जब ये जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस समय इस तरह से ड्रॉपिंग आउट रेट ज्यादा हो रहा था और चाइल्ड लेबर इंक्रीज कर रहा था. और क्यों? ये 6 से 11 साल के बच्चों को ही चाइल्ड लेबर पे क्यों आ रहा था? बिकॉज हम सबको पता है ये वो वाला तबका है छोटा बच्चों का जो आप उनको कहोगे वो कर लेंगे. उनको कहोगे स्कूल से बाहर निकल जाओ. और ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा रीजन हमेशा बोला गया है पॉवर्टी, कि पेरेंट्स को लगता है कि 2 हाथ और मिल जाएंगे, बच्चा कुछ कमा लेगा, घर में खाने को कुछ आ जाएगा, और इसलिए निकाल दिया जाता है. बट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी. खुशी की बात यह है कि ड्रॉप जो हमारी ये रेट है बहुत कम हो चुकी है प्राइमरी एजुकेशन में. हाँ, लास्ट जो हमारे नए यूडी रेट्स देखेंगे 0.8% शायद बढ़ा था, बट अदरवाइज इट इज टू द मिनिमम अभी तक का. ये इतना ज्यादा नहीं है, बट रेलेवेंट जो हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि does the primary school provide what a grade 1 child is looking for? क्या वहां पे वो मोटिवेशन है? क्या वहां पे वो सिस्टम है कि आप वो जो छोटा बच्चा है जिसका माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, क्या एक टीचर उसको फुलफिल कर पा रहा है? क्या वो एनवायरमेंट दे पा रहा है कि वो चीज सीखे जो उसको कुछ स्किल सिखा पाए? नॉट जस्ट कि ए इस तरीके से बनता है, दिस इज द साउंड A, 1 के बाद 2 ही आता है. There is more to it. हम बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट सिर्फ रोट लर्निंग. उन बच्चों को हमें वो सिखाना चाहिए जो उनके लिए उस समय सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि जहां रेलेवेंट को हम खत्म कर देते हैं, हम उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं मार देते हैं. एंड इफ वी आर एबल टू मेक द स्कूल एनवायरमेंट रेलेवेंट इनफ, उनके क्वेश्चंस को फुलफिल कर पा रहे, उनको एक मौके दे पा रहे क्वेश्चन करने का, वो बैठेंगे, सीखेंगे और एंजॉय करेंगे. Very nice. I think Sheetal also want to comment on this perhaps. One of the biggest finding I will say from this chapter is that for the dropout, poverty was not the reason as it was portrayed. It was an effort to see that the reason lies within the school and it is perhaps hidden in the pedagogy.
आप पूनम इस पे मैम के एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। मैम ने बोला ए अगर इस तरीके से बनता है, इस तरीके से नहीं बनता है। अगर इसी चीज को हम ये बताएं कि बेटा तुम्हारे नाम में ए आता है, ढूंढो कितने आते एग्जैक्टली हैं तुम्हारे नाम में, तुम्हारी मम्मी के नाम में कितने ए आते कितनी हैं, तुम्हारे पापा के नाम में कनेक्टिंग कितने आते हैं, देन इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। लाइक रिलेटिंग इट टू द एनवायरमेंट इन विच दे आर लिविंग इज मोर बेनिफिशियल देन रोट लर्निंग या सिर्फ बुक में जो लिखा है उसको पढ़ाने की बजाय। चाइल्ड राइट। सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली। जी शीतल जी। सर वही जो आपने कहा कि गरीबी सबसे बड़ा रीजन नहीं है, हम पर्पस नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को। वो एग्जैक्टली पढ़े क्यों, वो स्कूल क्यों आए, ऐसा आप स्कूल में उसे दे क्या रहे हैं कि वो स्कूल खुद आने के लिए खुशी से आना चाहे और घर ना बैठना चाहे। बहुत सारे राइट। बच्चों के पास हम कितना ही कह लें कि हम उन्हें कॉल्स भी कर रहे हैं, हम उन्हें बुलाते भी हैं, हम तो अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हम मान रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम टेक्स्ट बुक के दायरे में रह के पढ़ा रहे हैं। इवन जितनी बार भी डीडी सर हमारी मीटिंग लेते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि क्या आपके स्कूल अभी भी तू पढ़ शैली में ही पढ़ा रहे हैं कि इतना पैराग्राफ अब तुम्हें पढ़ना है, अब उससे अगला पैराग्राफ तुम्हें पढ़ना है। वहां बच्चे का रोल ही कुछ नहीं है। एक टीचर ने कहा कि आपको इतना पढ़ना है, अब बैठ जाओ, अब दूसरा पढ़ो। तो वो जो टुकड़ों में सेग्रीगेट करके हम उसको चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसका मन नहीं रमता, वो स्कूल नहीं आना चाहता। तो हम ऐसा क्या करें कि उसको अपनी एजुकेशन का पर्पस समझ आए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी का जो पूनम मैम ने जो एग्जांपल दिया कि हम ए कैसे बनेगा, इसी के पीछे पड़े हुए हैं। उसी तरीके से एक मैंने कहीं सुना था कि एक बार ट्रेन में एक फादर बच्चे को पढ़ाने पे तुले हुए हैं कि पी फॉर ये पैरट होता है, टी फॉर ट्री होता है। तो वो टी फॉर ट्री रटा रहे थे, तब तक ट्रेन से एक ट्री लाइन से गुजर रहे थे। तो बच्चे ने कहा पापा ट्री, उसने कहा चुप कर, टी फॉर ट्री। मतलब आप उसको बाहर के ज्ञान से जोड़ना नहीं चाहते, टी फॉर ट्री है ये बस रटना है, ट्री ट्रेन से दिख रहा बिल्कुल है ये बिल्कुल जरूरी नहीं। या तो वो जो फैंटास्टिक, बहुत पर्पस अगर खूबसूरत। हम दे पाए बच्चे को तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरत एग्जांपल आपने शेयर किया। चंदन जी, आई थिंक आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। दो बातें ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये कि अभी जब आप लोगों ने कोरोना का जिक्र किया, तो एनबीटी की एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज है जो अगर आप देखेंगे तो ये कोरोना स्टडीज सीरीज के नाम से पब्लिश हुई है और कई सारे टाइटल्स हैं इसमें। मैं एक दो का जिक्र कर दूंगा। अगर आप आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है कुछ, आई मीन इंटरनेट प्रॉब्लम लग रहा है। क्या ये दिख पा रही है किताब की? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। राइट राइट। चंदन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप वीडियो एक बार अगर क्योंकि मैं चाहें अभी तो बोल नहीं रहा था, मैं अभी बोल नहीं रहा था, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। आगे सब आवाज आई। तो इस सीरीज का जिक्र मैं इसलिए किया क्योंकि जो लोग नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लास नहीं आ रही है। आप जरा वीडियो ऑफ करके फिर बोलिए एक बार। आई गेस अब आवाज हाँ आएगी। हाँ, यस यस यस। हाँ, हाँ मैंने दूसरा डिवाइस जो है वो ऑन हाँ कर हाँ, लिया है ठीक आवाज के ठीक। लिए। सो या बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो सीरीज है वो अपने आप हाँ। में जरूरी इसलिए है कि जो भी साथी ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जिनका परिवार कोविड में प्रभावित हुआ या वो खुद कोविड को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उनके साथ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया बहुत डिफरेंट हो रही है। तो उस मेंटालिटी को जानना समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज चीजें जो है वो थोड़ी सी मैकेनिकल हो जाएंगी और डिजायर्ड आउटकम नहीं नजर आ पाएगा। वेरी नाइस। दूसरी तो आपने आज दूसरी चीज जो मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार का जिक्र लेते हुए करूंगा कि जब हम स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए जाते थे तो एक किस्सा बड़ा मशहूर था उनका कि एक शुरुआती दिनों में जब एनसीएफ 2005 आया हुआ था, किसी स्कूल में गए उन्होंने तो देखा कि एक जो छात्र अध्यापक है वो क्लासरूम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा जो है वो क्लास के बीचों बीच खड़ा है
तो उनको लगा शायद कोई गतिविधि हो रही हुई जिसमें बच्चे को खड़ा रखने की जरूरत पड़ी होगी, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो चले गए। संयोग देखिए कि वो दोबारा गए उसी स्कूल में कुछ दिन बाद, तो उन्होंने देखा कि आज वही छात्र अध्यापक पढ़ा रहा है, पर कोई दूसरा स्टूडेंट खड़ा है। और जब वो राउंड पर लौटे तो उन्होंने देखा कि अभी इस क्लास में कोई दूसरा स्टूडेंट खड़ा हुआ है। तो वो रुक गए, और जब उन्होंने पूछा सभी से कि आज आपकी क्लास में क्या हो रहा था बताइए, तो उन्होंने उस स्टूडेंट से पूछा, जी आपकी क्लास में मैंने नोटिस किया कि एक बच्चा हमेशा बीच में खड़ा रहता है, आखिर क्यों? तो बच्चे ने कहा कि सॉरी, उस छात्र अध्यापक ने कहा, सर आप ही तो कहते हैं कि बच्चा केंद्र में होना चाहिए। अच्छा, सो तो इसलिए कई एक बार बच्चे को इस तरीके से भी बच्चे को केंद्र में कर दिया जाता है कि अर्थ कुछ और निकलना चाहिए। और जैसा कि अभी पूनम मैम ने भी कहा ना कि वो टी फॉर ट्री, लेकिन एक्चुअल ट्री जो है उसकी बात ही नहीं की जा रही है। सो दिस इज, थैंक यू। सो बहुत शानदार आपने एग्जांपल शेयर किया चंदन जी। आई थिंक 1 घंटा हो गया है और हमारे जो आज रीडर्स हैं तीनों ही उनके लिए बहुत ही लंबा दिन था। सुबह से शाम तक ये लोग स्कूल में थे एंड दे आर स्टिल हियर। वीड लाइक टू क्विकली रैप इट अप। आई यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट मैं ऐड करना चाहूंगा। आई ऑफन डिराइव अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लिटरेचर, और आप तीनों भी लिटरेचर की हैं, खास करके प्राइमरी स्कूल को लेकर के। एंड आई ऑफन साइट दिस एग्जांपल। ये मुझे मिला था अज्ञेय की किताब शेखर एक जीवनी को पढ़ते हुए। So what the practice is generally and what the beliefs are in the larger society, particularly about teaching in the primary grades and particularly in 1 and 2, is कि भाई कोई भी पढ़ा लेगा, नंबर ही तो सिखाना है, ABCD ही तो सिखाना है। तो उसमें अज्ञेय कहते हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में, बट आई फाउंड इट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि लाइक जो जो जिस जमीन पे पानी होता है, जो कच्ची सड़क होता है, उस पे बारिश हो जाए तो अगर आप चलेंगे तो आपके पैर के निशान पड़ जाते हैं, लेकिन अगर पक्की सड़क है तो वहां निशान नहीं पड़ता है चलने पे। ही सेज कि जो छोटे बच्चे होते हैं इन द अर्ली ग्रोइंग पीरियड, 6 7 8 साल में, 9 10 साल में, वो बिल्कुल वही कच्ची जमीन की तरह है। और उनके मन पे जो इम्प्रेशन छूटता है दैट इज लाइक परमानेंट। एंड आई नाउ कनेक्टेड टू देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग। क्यों बहुत सारे बच्चे स्कूल आकर के नहीं पढ़ना लिखना सीख पाते हैं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग बहुत खराब रहता है, और वो इतना खराब हो जाता है कि वो पक्का निशान पड़ जाता है एंड दे काइंड ऑफ विड्रॉ। कुछ साल झेलते हैं और फिर लाइक एलिमेंट्री क्लासेज आते आते वो वापस चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने लोअर ग्रेड्स पे हम टीचिंग लर्निंग में जाते हैं, हमें उतने ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स चाहिए, जो बहुत अच्छे से चाइल्ड साइकोलॉजी को, बाल मन को समझते हो और उस हिसाब से चीजों को डिजाइन कर पाए। सो दैट्स हाउ आई फील कि वी आर स्टिल फेलिंग। अभी भी हम यही इमेजिन करते हैं कि प्राइमरी का बच्चा कोई भी पढ़ा सकता है, जनरली मिक्स कर दिया जाता है, एक टीचर 50 बच्चों को संभाल रहे होते हैं। सो दैट्स अ बिग मिस्टेक आई फील वी आर मेकिंग। तो क्विकली वी आर मूविंग। अब मुझे लगता है कि चूंकि टाइम कम है, पूनम जी आप बहुत सारी बातें करना चाह रही थी स्टोरी टेलिंग को लेकर के, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे तभी रुकेंगे जब स्टोरी टेलिंग होगा। So it seems that the other chapters में एक बार जो जो बच गया है मैं एक बार क्विकली कह देता हूँ। ग्रोइंग अप मेल, इसमें 7th क्लास का के एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा, तो हमारे काफी साथी वहां से इसको पढ़ सकते हैं। एक है पॉलिटिक्स एंड पेडागोजी, सेकुलरिज्म में कैसे फेल हुआ, तो इट्स अ लार्जर पॉलिटिकल डिबेट जिस पे बातचीत हो रही है। पीस विद द पास्ट में है कि कैसे भारत में और पाकिस्तान में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अपने अपने हिस्ट्री को कैसे पोजीशन किया है। एंड एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है लिसनिंग टू गांधी, जिसमें गांधी की जो आइडियाज थी एजुकेशन की, और कैसे बहुत चालाकी से, सटल तरीके से, कोई और नहीं, नेहरू ही उसको काउंटर कर रहे थे, और वो कैसे नेहरू को कोट करते हैं अपने इस चैप्टर में। दैट आई फाउंड वेरी वेरी फैसिनेटिंग। कि अपने कंटेम्प्रेरी उनके नेहरू जो उनके कॉलीग थे वही गांधी के एजुकेशन के आइडियाज को कैसे काउंटर कर रहे थे। एंड डिस्पाइट दैट गांधी की आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन स्टिल सर्वाइव्स। वर्धा यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, गुजरात में बेसिक एजुकेशन पे काफी काम होता है, और भारत के अलग अलग हिस्सों में भी इट स्टिल इंस्पायर्स, I'll say that the new age teachers and educators. But I think story टेलिंग वाले हिस्से पे, एंड आई ऑल्सो जनरली हमारे सभी सेशन में
कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हम चुन के रखते हैं जो हमें लगता है कि ये तो बस ये पैराग्राफ ही है जो हम पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज दैट राइटर हैज रिटन फार बेटर देन व्हाट वी कैन से अबाउट इट। तो मैं चाहूंगा पूनम जी, स्टोरी टेलिंग वाले से, विच यू वर सो फैसिनेटेड अबाउट शेयरिंग, कि क्या स्टोरी टेलिंग की वैल्यू है, फिर से जो आपने कह दिया उसको छोड़ते हुए, और कोई पैराग्राफ अगर आप पढ़ना चाहें। जी जी, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने जब हम कई चीजें पढ़ते हैं तो हमें लगता है ना कि वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, वी नीड टू समराइज इट, बट कृष्ण कुमार सर ने इतने अच्छे से चीजें बताते हुए खुद ही अपनी लाइनों में बड़े बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया व्हाट इज स्टोरी टेलिंग। सो आई वुड लाइक टू से स्टोरी टेलिंग प्रमोट्स patient listening during the formative stage of our lives, when the skill of listening and the attitude it implies toward the speaker have a good chance to become a lifelong habit. So this is what we want in our students. फैंटास्टिक, और हम भी कोशिश फैंटास्टिक। करते रहेंगे कि हर स्टेज पे, चाहे प्राइमरी का बच्चा हो हमारे साथ या कोई भी, they are able to inculcate this habit of listening. Like he says, who is a good listener? One who listens to the end. वाह, फैंटास्टिक। तो इनफैक्ट हमारे सारे जो फ्रेंड्स हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी गुड लिसनर। Very good एक ऐसे listener. प्रोग्राम है जहाँ वो सिर्फ सुनते हैं, देयर इज नो इंटरैक्टिव अपॉर्चुनिटी। इट्स रियली ग्रेट थिंग, सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। बट Thank you बिफोर so कमिंग much, टू द everyone. एंड, आई वुड लाइक हिमानी जी, शीतल जी टू मेक फाइनल कमेंट्स। हम बाकी चैप्टर्स नहीं टच कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। वी रिस्पेक्ट द टाइम फॉर एवरीवन। हाँ, एक घंटा मैं निकाल पाते हैं बस वही बहुत एक बड़ी बात। मिनट लेना चाहूंगी। जो ग्रोइंग अप मेल वाले चैप्टर का आपने डिटेल दिया कि कैसे उसे एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, तो वहां पे ना एक स्ट्रीट का एग्जांपल दिया गया है। पूरी पिक्चर बचपन से लेके अब तक की मेरी आंखों के आगे आ गई कि किस तरीके से एक गली लड़कों के लिए अलग रोल प्ले करती है और लड़कियों के लिए अलग। वो गली जिसपे लड़के चौराहे पे नुक्कड़ पे खड़े होकर के बतियाते हैं, फिर हंसते हैं, ठाके मारते हैं, फिर उस पर क्रिकेट भी खेल लेते हैं। मतलब वो सब कुछ कर लेते हैं उस गली से गुजरते हुए। लेकिन वहीं जब वो लड़कियां गुजरती हैं तो वो लड़कियां स्कूल से निकलती हैं उस गली से और सिर नीचे करके निकल के चली जाती हैं, और इंडिविजुअलिटी नहीं होती। वो कोशिश करती हैं कि वो एक ग्रुप के अंदर जाए। बिल्कुल। और वहां पे कृष्ण कुमार ये बात कहते भी हैं कि वो इंडिविजुअल के रूप में नहीं होती, वो ग्रुप के रूप में होती है। और कोशिश उनकी रहती है कि जो चौराहे पे लड़के खड़े हैं उनसे वो कैसे बच के निकल जाए। तो किस तरीके से जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है, किस तरीके से सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, स्कूल भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। टेक्स्ट बुक तो जो हमें कन्फाइन कर रही है, स्कूल भी हमें कन्फाइन कर रहा है। तो स्कूल सिस्टम और टेक्स्ट बुक दोनों पे हमें सोचने की जरूरत है। वो मुझे लाइन इतनी अच्छी लगी क्योंकि जब तक आपकी वैयक्तिकता नहीं है तब तक निजता का प्रश्न भी नहीं उठेगा, और निजता का प्रश्न नहीं उठेगा तो फिर इंडिविजुअलिटी एक गर्ल के रूप में एक उसकी आइडेंटिटी कहाँ जाएगी। तो वो सारी चीजें स्कूल ने हमें सिखा दी, और कहीं ना कहीं हमने ये सिखा दिया कि एलियन या ऑब्जेक्ट है लड़की और मुझे उसे विन करना है। और उस विन करने में कहीं ना कहीं पुरुष ये भूल रहा है कि उसका खुद का कितना लॉस हो रहा है। तो जेंडर का जो ये कंस्ट्रक्ट है, ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए कितना हानिकारक है, इस पे भी सोचने की जरूरत है। वो रो नहीं सकता, वो अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता, उसे हमेशा वो कहते हैं ना सख्त लौंडा जैसा जो टर्म चलती है, वो हमेशा बनना है। तो इसमें लॉस किसका है? हम इमोशनल नहीं हो पा रहे हैं, हम भावुक नहीं हो पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने भावों को निकालने की जो क्षमता है उसको खो रहे हैं। तो लॉस है। तो टेक्स्ट बुक पे हमने बहुत बात की, लेकिन ये चैप्टर में कृष्ण कुमार इतनी खूबसूरती से बताते हैं कि स्कूल सिस्टम किस तरीके से हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसको भी बदलने की जरूरत है। मतलब पुरुष और महिला के रूप में हमें कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना? कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। फैंटास्टिक। सो आई वुड लाइक टू शेयर विद द फ्रेंड्स कि हमने इस टॉपिक पे इनकी एक दूसरी किताब है, पूरी किताब है, चूड़ी बाजार में लड़की, उस पे एक बहुत खूबसूरत डिस्कशन किया था। अशोक जी थे हमारे साथ और डॉक्टर साहिबा थी। So we have a very elaborate discussion and that's a fantastic book to read. शीतल जी, आपने पढ़ी होगी वो वाली किताब, मुझे लगता है, चूड़ी बाजार में लड़की, बहुत ही खूबसूरत किताब है।
to understand how gender is constructed in India. Himani ji, if you would like to make any final comment. सर मैं मैम की बात के साथ ही एंड करना या चाहूंगी या अगर कि आपने या अगर आपने कोई पैराग्राफ अंडरलाइन किया हो, अगर वो पढ़ना चाहें आप, एनीथिंग सर व्हाटएवर यू फील। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं इस बुक में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बुक जो एज सच काफी सारे ऐसे इश्यूज को टच कर रही है जो बहुत रेलेवेंट है, उस टाइम भी रेलेवेंट है और आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने होने चाहिए। So with that, I would like to close my फैंटास्टिक comment. फैंटास्टिक। सर एक चीज तो और चल मैं कहना जी चाहूंगी कुछ जी सेकंड्स के लिए। आपने कहा जी। आज आपका 50वां सेशन था, और जब मैं हाँ, ये इसका मैं ये भी ऐड जो कर रहा हूँ करीब चैप्टर है करीब वो की, बिकॉज शीतल जी वी आर आल्सो सेइंग कि ऑलमोस्ट, जी, द रीजन इज कि वी आर नॉट द कमर्शियल, तो हम ऐसे ऐड मतलब गिन के एकदम नहीं रखते हैं, बट ऐसा लगता है कि ये 50वां सेशन हाँ जी, हाँ जी। हम मान तो लेते कृष्ण कुमार भी कहते हैं कि ऑलमोस्ट 50 इयर्स, जब वो हाँ बुक लिखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ। ऑलमोस्ट 50 इयर्स हो चुके हैं और हम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें पढ़ाना कैसे है। जब उन्होंने 97 में सेकेंड एडिशन के लिए लिखा, तब वो यही बात कहते हैं कि 50 साल बाद भी अभी हमारी दिशा तय नहीं हो पाई। फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरत। इनफैक्ट ये सवाल उसके बाद भी 20 23 24 साल तो हो ही गया, मतलब मोर देन 25 ईयर्स। 30 प्लस। हाँ 30 प्लस, तो वो सवाल आज भी वैसे ही बना हुआ है कि पढ़ाना क्या है, पढ़ाना कैसे है। इट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। आई थिंक देर आर कपल ऑफ चैप्टर्स विच वी कुड नॉट टच बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, but as I told in the beginning that this is a book which, if we want to understand the larger perspective in which we all operate, and you know, the questions of education in India, this is the book to read. It's one of the fantastic book that we have read here at Read with a Teacher. I मैं बस I एक see इससे पहले कि आप मुरारी सर, वो मैं जो एक चीज कहना चाहूंगी कि जी मैंने पहले भी कहा था, और जब मैं और हिमानी और शीतल मैम डिस्कस कर रहे थे कि ये वो बुक नहीं है जिसपे सिर्फ चर्चा होनी चाहिए, ये वो बुक है जिसपे चर्चाएं होनी चाहिए। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, उन चर्चाओं में हमने एक चर्चा कर ली है। या जी फैंटास्टिक। या आई थिंक चंदन जी आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, सो लाइक वन प्रिंसिपल टू अनदर। मंजू या मैम, अच्छा, शीतल मैम और बैटन उनकी बैटन टीम पास के लिए करवा रहे हैं। आपका कोई अगर संदेश कमेंट है तो प्लीज वो साझा कीजिए, हम चाहेंगे कि एब्सोल्युटली। वो आप साझा करें। Chandan ji, thank you, and Murari, thank you for inviting me to this. मैं जब ये सुन रही थी सबकी बातें तो मुझे दो चीजें याद आई। एक, मेरी जो लिटरेचर की टीचर थी स्वर्ण बख्शी वाधवा, ऑलमोस्ट 40 साल पहले उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाया था 10th and 11th में। और तब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 9th 10th में टू सर्व विद लव हुआ करता था, एंड एलेक्स हेली की रूट्स की एक पार्ट होती थी, क्रिश्चियन बर्नार्ड की होती थी ऑन दी हार्ट सर्जरी, द फर्स्ट हार्ट सर्जरी। एंड मैम 3 दिन हफ्ते के बुक से पढ़ाती थी, बाकी 3 दिन वो बुक लेकर आती थी। एंड टू सर्व विद लव रूट्स क्लास में रखी जाती थी और हम लोग मिलकर पढ़ते थे। और उस साल के अंत तक हम सब ने रूट्स की बुक, जो इतनी मोटी होती थी, वी वुड हैव ऑल रेड इट। एंड बात सिर्फ हम तक नहीं होती थी, हम बुक घर ले जाते थे, तो हमारे जो छोटे भाई बहन होते थे वो हमारे साथ पढ़ते थे। तो अगर 8वीं में मैंने रूट्स पढ़ी तो मेरे भाई ने 5वीं में पढ़ी। एंड सिलेबस उनका भी कंप्लीट होता था, हमारे भी नंबर आते थे, बट द लव फॉर रीडिंग दैट शी इंस्टिल्ड इन अस। एंड माय हस्बैंड आल्सो वेंट टू अ केवी, एंड वो भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनके जो स्कूल के टीचर्स यूज्ड टू हैव दैट पैशन, जो शीतल जी ने पहले कहा था, द लव फॉर रीडिंग, द लव फॉर रीडिंग एंड टू रीड टुगेदर एज वेल। तो वो एक बात याद आई मुझे। और ये जो टीचर सेंट्रिक जो कृष्ण कुमार जी ने कहा, और वो बच्चा खड़ा होता था क्लास में, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बट मैं एक उत्तराखंड के रिमोट एरिया में मैं एक स्कूल को मेंटर कर रही थी एज अ पार्ट ऑफ दी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस। एक सिंगल प्रिंसिपल लेड स्कूल विद 2 टीचर्स थी, एंड पेपर वर्क उनके पास था नहीं, डॉक्यूमेंटेशन था नहीं, क्योंकि वो प्योन भी थे, पोस्टमैन भी थे, प्रिंसिपल भी थे, टीचर भी थे। एंड ये इंडिया की रियलिटी है, राइट? बट
उनसे मैंने सीखा कि जब वो करिकुलम प्लान करते थे, वो बच्चों को लाइब्रेरी ले जाते थे और कहते थे बेटा इस साल की साइंस की टेक्स्ट बुक ये है, मैथ की टेक्स्ट बुक ये है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ये है, हिंदी की टेक्स्ट बुक, आप डिसाइड करें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। एंड द चिल्ड्रन वुड पिक अप अ टॉपिक and they would interrelate it with science and math, and the curriculum would be designed by the children, for the children, the teacher being a facilitator. मैंने ये अपने 35 साल के एक्सपीरियंस में किसी से नहीं सुना, किसी टीचर से नहीं सुना, किसी प्रिंसिपल से नहीं सुना, पर वो उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है जहां पे ये चल रहा है। Fantastic. So I think magic happens Yeah. when everybody learns together, and thank you for inviting me. It was such a beautiful day. Thank you. And I'm like publicly we are also inviting you for a book reading session जहाँ पे आप किताब पढ़े हमारे साथ, and it will be really amazing for all of us friends कि मुझे जहाँ तक जानने को मिलता है, so Manju ji is leading perhaps India's biggest inclusive school, so she has developed a culture which is very proudly shared across the country. It's an inclusive school with more than 8,000 children there in Bangalore. Wow. So we all will be waiting next time when you come. You also read a book with us and also share the wonderful stories that you have from your school. So thank you, Manju ji, for being with us. Thank you. ma'am. Thank you so much. So thank you everyone for sparing your evening 1 hour मुरारी with us. सर More सिर्फ than 1 एक hour. कमेंट लेते हैं डॉक्टर प्रिया का, काफी देर हाँ. से उनका हैंड रेज है। Yes, सिर्फ yes, last, yes, yes. one and last I was comment. अच्छा मंजू जी आपको बता दूं कि अभी जो डॉक्टर प्रिया हमारे सामने बोलने जा रही हैं, शी इज आवर नेक्स्ट फुलब्राइट स्कॉलर. शी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड. शी विल बी Wow. सून विजिटिंग Oh. द यूनाइटेड स्टेट्स. Congratulations, ma'am. Yeah. Congratulations, ma'am. Yes, प्रिया. थैंक यू सो मच। आपने ऐसी शुरुआत कर दी है, मैं तो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी बोलने के लिए। एंड रीड विद द टीचर के बहुत सारे सेशंस मैंने अटेंड किए हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। पहले तो सबसे पहले मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 50th एपिसोड्स, एंड आज के एपिसोड के लिए व्हाट एन अमेजिंग बुक, what amazing readers, and what a presentation. And दूसरा congratulate मैं आपको इसलिए करूंगी कि मेरे जैसे आलसी पर्सन जो बहुत आलस करता है रीड करने के लिए, you have motivated her to go and get this book and read. It is so interesting. And many congratulations again. बट थोड़ा सा आपने मुझे शुरुआत में नर्वस कर दिया था। कोई बात नहीं, हम बोल के वी हैव ऑलरेडी प्लान, हम आपका सेशन करवाएंगे जब आप यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में होंगी, वहीं से आपके साथ ओह हम माय रीड विद द गॉड। और टीचर का अगर ऐसा हुआ तो मेरी स्टोरी यही बनेगी that I started with read with the teacher. It is such an igniting platform, such a revolutionary platform. मैं तो कह रही हूँ कि it's working as a chain reaction to build readers in teaching community. Thank So, you. Many congratulations. Thank you so much. Chandan ji, we also have a potential reader with us who will join us sometime in the coming months. Michelle from a school in Hyderabad. I welcome her, and maybe next time we will be reading with her also sometime in the coming few months. So thank you everyone. We close the session here. Thank you Sheetal ji, thank you Poonam, thank you Himani, thank you Chandan ji, that despite having such a busy day you could spare some time and be with us. Thank you everyone. Thank you so much for giving this opportunity, sir. Thank you. Thank you. And thank you everyone for listening. Thank you so much. Pleasure was all ours.